सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं पाठ सुखी राजकुमार। कहानी है लेखक ऑस्कर वाइल्ड। सारांश। सुखी राजकुमार दरअसल एक प्रतिमा है जो शहर के बीचों बीच स्थापित है। सोने से मढ़ी और नीलम और लाल जड़ी प्रतिमा के सौंदर्य से लोग अभिभूत हैं। एक दिन एक गौरैया शहर में आती है और उस प्रतिमा के नीचे ठहरने का निश्चय करती है। उसके ऊपर एक बूंद गिरती है तो उसे पता चलता है कि सुखी राजकुमार रो रहा है। राजकुमार उसे बताता है कि जब वह जीवित था तो उसके जीवन विलासपूर्ण था और वह दुख जैसी चीज़ से परिचित नहीं था, किंतु अब वह शहर के बीच ऊंचाई पर स्थापित होने के कारण अपने शहर में बसे लोगों के दुखों को देखकर उनके दुख से दुखी था। इस क्रम में वह पहले एक मेहनती स्त्री और उसके बीमार बच्चे का जिक्र करता है तथा गौरैया से अपनी तलवार की मूठ में जड़ा लाल निकाल कर उसे दे आने के लिए कहता है। गौरैया अपने मिस्र देश जाने के कार्यक्रम में मस्त है। उसे बच्चों से स्नेह नहीं है क्योंकि पिछले वसंत में 2 बच्चों ने उसे ढेले मारे थे, मगर राजकुमार को उदास देखकर वह उसकी बात मान लेती है। बच्चे के प्रति उत्पन्न सहानुभूति के बस वह उस पर अपने पंखों से हवा झलती है। रात को वह पुनः सपनों के देश जाने को प्रस्तुत होती है तो राजकुमार उसे एक गरीब तरुण लेखक की मदद हेतु अपनी एक आंख का नीलम दे आने के लिए कहता है। राजकुमार के त्याग से गौरैया करुण हो उठती है। अगली बार जब वह नील देश की सुंदरता का बखान करते हुए राजकुमार से विदा मांगती है तो राजकुमार उससे एक गरीब लड़की की मदद के लिए अपनी दूसरी आंख का नीलम दे आने का आग्रह करता है। राजकुमार के इस उत्सर्ग से प्रभावित गौरैया अपना कार्यक्रम रद्द कर देती है। राजकुमार अब अंधा है, अतः गौरैया शहर भर की खबरें उसे सुनाती है, विशेषतः गरीब और दुखी परेशान लोगों की खबरें। राजकुमार के कहने पर वह प्रतिमा के स्वर्ण पत्र निर्धन लोगों में बांटती रहती है। प्रतिमा अब बिल्कुल मनहूस दिखने लगती है, पर शहर के बच्चों के चेहरों पर गुलाबी आभा आने लगती है। बढ़ती ठंड में गौरैया वही प्रतिमा के पैरों पर प्राण त्याग देती है। अगले दिन मेयर अपने सभासदों के साथ घूमते हुए उस प्रतिमा को हटाने और अपनी प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव करता है। प्रतिमा और गौरैया की लाश को कूड़े खाने में फेंक दिया जाता है। ईश्वर के आदेश पर देवदूत उन्हें ले जाते हैं और उन्हें स्वर्ग में स्थान दे दिया जाता है। अब पढ़ते हैं मुख्य बिंदु। प्रतिमा के सौंदर्य की चर्चा का आधार सोना, नीलम और लाल होना। रूप, सुख, वैभव, ऐश्वर्य में ही सौंदर्य की तलाश। महल में अपनी मौज मस्ती में डूबे राजकुमार का दुख के बारे में ना सोचना। अनुभवों का विस्तार होने पर करुणा की भावना उत्पन्न होना। भावना को क्रिया रूप में परिणत करना। दूसरे के हित में त्याग करना। लाल, नीलम और सोने के पत्रों यानी अपने अंगों और प्रशंसनीय चीज़ों का बलिदान करना। गौरैया का अपने सपनों और सुख सुविधाओं की दुनिया से बाहर आना। राजकुमार के गुणों और कर्मों से प्रभावित होकर खुद भी उन कामों में लगना। राजकुमार के साथ साथ गौरैया का भी आत्मोत्सर्ग। मेयर तथा सभासदों का शहर की सुंदरता के लिए बाहरी रूप सौंदर्य को ही देखना। राजनीतिज्ञों की चापलूसी और स्वार्थपरता। ईश्वर की दृष्टि में राजकुमार और गौरैया के बलिदान का महत्व। उपसंहार। जब हम अपने से बाहर देखते हैं
तो हमारे अनुभव हमें संवेदनशील बनाते हैं और समाज के हित में सक्रिय करते हैं। गौरैया के व्यक्तित्व परिवर्तन से हमें पता लगता है कि अच्छे लोगों की संगत से व्यक्तित्व उदार और अधिक सामाजिक बनता है। समाज में धनी और निर्धन वर्ग की जीवन स्थितियों में बड़ी विषमता है। धनी वर्ग प्राय आत्मकेंद्रित हो जाता है। कुछ लोगों तक धन, वैभव और अधिकार सीमित होने के कारण व्यापक मनुष्य समाज की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। इसके प्रति सहानुभूति ही सच्ची मनुष्यता है। बाह्य सौंदर्य रूप सौंदर्य से आंतरिक सौंदर्य यानी कर्म सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण है। वही हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। आइए पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, गौरैया ने मिस्र देश न जाने का निश्चय कब किया? या गौरैया राजकुमार के सानिध्य में रहने का निर्णय क्यों लेती है? उत्तर, जब गौरैया राजकुमार के गुणों दया, करुणा, प्रेम, समानुभूति, त्याग, बलिदान आदि से परिचित होती है तब वह अपने मिस्र देश जाने के कार्यक्रम को छोड़कर उसी के सानिध्य में रहने का निर्णय लेती है। प्रश्न नंबर 2, सुखी राजकुमार की दूसरी मूर्ति लगवाने की बात आई तो मेयर ने क्या इच्छा प्रकट की? सुखी राजकुमार की दूसरी मूर्ति लगवाने की बात आई तो मेयर ने इच्छा प्रकट की कि मेरी मूर्ति ठीक रहेगी। शहर के मेयर तथा सभासद राजकुमार की मूर्ति को लोहे की भट्टी में गलवाकर उससे अपनी अपनी मूर्तियां बनवाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, सुखी राजकुमार कहानी में गौरैया राजकुमार के कुरूप होने की प्रक्रिया में उससे और अधिक प्रेम क्यों करने लगती है? उत्तर है, गौरैया का राजकुमार के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण बढ़ता जाता है क्योंकि राजकुमार के रूप सौंदर्य के कम होने के पीछे उसके कर्म सौंदर्य का विकसित होना है। राजकुमार का दूसरों के प्रति सहानुभूति वे अन्य मानवीय गुणों से अभिभूत होता देख गौरैया मूर्ति के कुरूप हो जाने पर उससे और अधिक प्रेम करने लगती है। प्रश्न नंबर 4, सुखी राजकुमार कहानी के राजकुमार को मूर्ति के रूप में स्थापित होने पर उसे किस बात का एहसास हुआ? उत्तर, जीवित रहते हुए वह भोग विलास में डूबा रहता है और अपने से बाहर की दुनिया के बारे में अनजान बना रहता है। प्रतिमा के रूप में स्थापित होने पर उसे अपने नगर में चारों ओर फैले जनता के दुख, दर्द तथा गरीबी के दर्शन होते हैं। उसमें मानवीय संवेदनाओं का ज्वार आने लगता है और अब वह उनकी मदद करके उनके कष्टों को मिटाना चाहता है। प्रश्न नंबर 5, सुखी राजकुमार कहानी में देवदूत ईश्वर के लिए नगर की कौन सी 2 मूल्यवान वस्तुएं ले गए? वे दोनों वस्तुएं मूल्यवान क्यों मानी गई? उत्तर है, सुखी राजकुमार कहानी में देवदूत ईश्वर के लिए नगर की 2 मूल्यवान वस्तुएं जस्ते का दिल यानी राजकुमार का दिल और गौरैया का पार्थिव शरीर ले गए। इससे लेखक ये संदेश देना चाहता है कि सच्चे, परोपकारी और कर्मशील प्राणियों का भले ही समाज सम्मान ना करे, लेकिन ईश्वर उनके कर्मों का सम्मान करते हुए उन्हें मूल्यवान मानकर उन्हें स्वर्ग में स्थान देता है। प्रश्न नंबर 6, सुखी राजकुमार कहानी में लोहा गलाने वाले मिस्त्री को क्या हैरानी हो रही थी? उत्तर, सुखी राजकुमार कहानी में लोहा गलाने वाले मिस्त्री को यह हैरानी हो रही थी कि राजकुमार की प्रतिमा का टूटा हुआ जस्ते का दिल भट्टी की तेज आग में भी नहीं पिघल रहा था। प्रश्न नंबर 7, सुखी राजकुमार कहानी के निम्नलिखित पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। 1 सुखी राजकुमार, 2 गौरैया, 3 मेयर। उत्तर नंबर 1 सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार की प्रतिमा इस कहानी का केंद्र बिंदु है। कहानी में प्रतिमा के माध्यम से समाज में
मानवीय संवेदनाओं के तार तार हो जाने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। समाज में मानवीय संवेदनाओं को ही सर्वोपरि होने का संदेश दिया गया है। इसके भीतर वह प्रतिमा को केंद्रीय पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुखी राजकुमार के जीवन काल का भी जिक्र करता है। जीवित रहते हुए राजकुमार भोग विलास में डूबा रहता है और अपने से बाहर की दुनिया के बारे में अनजान बना रहता है, किंतु प्रतिमा के रूप में उसे अपने नगर में चारों ओर फैले दुख दर्द के दर्शन होते हैं। राजकुमार में मानवीय संवेदनाओं का संचार होता है। व्यापक जनता का दुख उसका अपना दुख बन जाता है और वह अपने वैभव को त्याग कर अपने अंगों का प्रतिदान करके उनके दुखों को दूर करना चाहता है। वह अपनी सुखी राजकुमार वाली पहचान से पत्थर के भिखारी वाली पहचान तक पहुंच जाता है, मगर अब उसे पूरे तौर पर संतोष है और वह वास्तविक रूप से सुखी है। अब गौरैया के बारे में पढ़ते हैं। गौरैया का जीवन चरित्र। गौरैया के भीतर दूसरों के प्रति ममता का सोता फूटने का कारण राजकुमार का साथ व व्यवहार है। इस कहानी में जब गौरैया से हमारा साक्षात्कार होता है तो वह हमें नकचढ़ी और अभिमानी मालूम होती है। वह मूर्ति के पास उतरती है और संतोष प्रकट करती है कि उसका शयनागार सोने का है। राजकुमार के यह कहने पर कि उसका हृदय जस्ते का है, वह निराश होती है। राजकुमार जब उससे आग्रह करता है कि वह उसकी तलवार की मूठ में लगा लाल बीमार बच्चे और उसकी श्रमिक माँ को दे आए, तो वह उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि वह तो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोई है। राजकुमार को उदास देखकर उसे दया आ जाती है और तरस खाकर उसका काम करने को तैयार हो जाती है। बच्चे को बुखार से तड़पते देख उसे भी दुख का अनुभव हुआ और वह बच्चे के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगी। राजकुमार के पुनः आग्रह करने पर वह राजकुमार की दूसरी आंख उस लड़की को दे आती है। राजकुमार के गुणों से प्रभावित होकर वह अपने सपनों के देश जाने के कार्यक्रम को रद्द कर राजकुमार के साथ रहने का फैसला करती है। गौरैया राजकुमार को दुनिया की आश्चर्यजनक वस्तुओं और घटनाओं की कहानियां सुनाती है। बच्चों से चिढ़ने वाली गौरैया अब उनकी वास्तविक जिंदगी के मर्म को पहचानती है और राजकुमार की मूर्ति के स्वर्ण पत्र उन बच्चों को बांटती है। उनके दुख दर्दों में भागीदार करती गौरैया राजकुमार के गुणों से अभिभूत व प्रेम की उदात्त भावना से पूर्ण गौरैया अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। गौरैया के चित्रांकन में लेखक इस बात को हमारे समक्ष रखता है कि सज्जनों के साथ से व्यक्ति के सोचने समझने के नज़रिए में अंतर आता है और वह भी उन सद्गुणों से युक्त हो जाता है। मेयर शहर के मेयर के ऊपर नगर की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, परंतु उन्हें जनता के दुख दर्द और उनकी गरीबी नहीं दिखती है। वह स्वार्थ में अंधा है। मेयर की नज़र राजकुमार की जगह अपनी मूर्ति लगवाने पर है। उसके सभासद चाटुकार और स्वार्थी हैं, जो आज की असंवेदनशील, आत्म केंद्रित और स्वार्थ तत्पर शासन व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न नंबर 8, कहानी के संवादों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सुखी राजकुमार कहानी में कहानीकार वर्णन कम से कम करता है और संवादों के माध्यम से कहानी कहता है। कहानी संवादों के जरिए आगे बढ़ती है, इस कारण कहानी के कथानक में बहुत चुस्ती आ गई है। कहानी में एक भी शब्द हमें फालतू नहीं लगता। राजकुमार के आरंभिक संवाद से हमें उसके अतीत और वर्तमान का पता कुछ ही वाक्यों में मिल जाता है। राजकुमार के चरित्र और गौरैया के चरित्र के विषय में भी उसके संवादों से ही पता लगता है।
कहानी के अंत में मेयर एवं उसके साथी सभासदों के संवादों से उसकी क्षुद्र मानसिकता और स्वार्थपरता का तथा राजकुमार एवं गौरैया के त्याग और बलिदान की कीमत का अंदाजा ईश्वर के संवाद से होता है। कहानी में आम लोगों के दुखों को भी संवादों से ही उभारा गया है। राजकुमार की परदुख कातरता, दूसरों के दुख से दुखी होने का गुण, वह हृदय की कोमलता उसके संवादों में मौजूद है। सुखी राजकुमार कहानी के संवाद छोटे छोटे, चुस्त दुरुस्त, सहज, सरल, रोचक और भावानुकूल हैं। संवाद कथानक को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को उजागर करते हैं और कथावस्तु के मुख्य बिंदुओं का उद्घाटन करते हैं। इसके साथ साथ वातावरण की सृष्टि कर उस पर टिप्पणी भी करते हैं। धन्यवाद।